बच्चों, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है फ्री स्टडी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जिसमें आपको पॉलिटिकल डिसिप्लिन का इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ पॉलिटी यूनिट 3 का जो है चैप्टर नंबर 2 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल ओवर। इससे पहले ऑलरेडी यूनिट 1 के चारों चैप्टर, यूनिट 2 के तीनों चैप्टर और यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2, यानी कि इससे पहले भी यूनिट 3 का आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये कि ऑल ओवर सिलेबस आपका कंप्लीट है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है ना, तो वो वीडियोस ज़रूर देख लेना आप लोग, ताकि आप पॉइंट बाय पॉइंट अपने पूरे टॉपिक्स को क्लियर करते जाओ, है ना। तो ये चैप्टर 2 है आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के बारे में और गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है ये पता चलेगा हमें, यानी कि इंडिया और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था उसके बीच का संबंध कैसे बना। ऑल ओवर चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था और भारत से क्या इसका रिलेशन था, भारत कैसे इससे जुड़ा, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों आज के टाइम पे पढ़ी जा रही है। ये जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो आपको सिलेबस मिला है, सिलेबस के अंदर आपको गुट निरपेक्ष टॉपिक मिला है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ये हमें चाहता है कि हमें पता होना चाहिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो वो चीज़ हमें पढ़नी होगी, इसकी क्वालिटी के बारे में पढ़ना होगा। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का क्या सार है, भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को कैसे कैसे अपनाया वो बताना होगा। साथ में आपको नई विश्व व्यवस्था के बारे में भी देखना होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स में जो है टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता क्या है। देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब है गुट, जो गुट चल रहा था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो शीत युद्ध चला था। और शीत युद्ध में इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि शीत युद्ध जो है वो दो देशों के बीच चल रहा था, अमेरिका और यूएसएसआर, है ना। यानी कि दो समूहों के बीच में एक आंतरिक लड़ाई चल रही थी, एक अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही थी। तो गुट निरपेक्ष था इन दोनों गुटों से बिल्कुल अलग रहना, और जो इन दोनों शक्तियों से बिल्कुल अलग है वो किसके अंदर जाना जाएगा, गुट निरपेक्ष के अंदर, ठीक। तो गुट निरपेक्ष से अभिप्राय, एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप से लिखना आप लोग कि गुट निरपेक्ष अभिप्राय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो अल्प विकसित देश थे, यानी कि जिनका विकास नहीं हुआ था, अमेरिका और यूएसएसआर को छोड़ करके तो बाकी सभी अल्प विकसित थे एक तरीके से, तो वो अल्प विकसित देश और नव स्वतंत्र जो देश थे उनके द्वारा अपनाई गई उस विदेश नीति से है, यानी कि एक टाइप की विदेश नीति थी। अब विदेश नीति क्या होती है आपको पता ही है कि अपने राष्ट्र यानी देश से बाहर निकल के किसी दूसरे देश के साथ नीति बनाना विदेश नीति कहलाती है, ठीक है। तो विदेश नीति से है जिसमें किसी भी गुट में यानी कि समूह में शामिल नहीं हुआ जाता है, शामिल ना होने और किसी भी गुट का पक्ष ना लेने की नीति पर जोर दिया जाता है, और इसी को हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा गुट निरपेक्ष क्या है। गुट निरपेक्ष का मतलब है किसी भी एक समूह में शामिल ना होना, उन दोनों से बिल्कुल अलग रहना, है ना। ये होता है गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष अभिप्राय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी अल्प विकसित और नव स्वतंत्र देश थे उनके द्वारा ये नीति अपनाई गई। ये एक विदेश नीति थी जिसमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है उनको, और ना ही किसी गुट का पक्ष लेना है, ठीक। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो है टोटल 5 संस्थापक देश यानी 5 देशों ने मिल करके इसकी स्थापना करी, और सबसे बड़ा संस्थापक माना जाता है जहाँ पे आप रहते हो भारत। सबसे बड़ा संस्थापक कौन है इसका, भारत। भारत में उस समय पे पंडित नेहरू थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया और सबसे पहले गुट निरपेक्ष की नीति पर अमल किया। फिर उसके बाद इंडोनेशिया से आए, इंडोनेशिया के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट वगैरह थे वो कौन थे, सुकार्नो। मिस्र से यही गमाल अब्दुल नासिर जी थे, उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति का जो है सहारा दिया। घाना से वामे एनक्रुम, और यूगोस्लाविया देश था जहाँ से प्रधानमंत्री कौन थे, जोसेफ बाज टिटो, ठीक है। तो ये 5 देश थे जिनके संस्थापक साफ साफ लिखे हुए हैं कि 5 देश थे और उस समय पर ये उनके प्रधानमंत्री वगैरह थे। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, ईजी है और एग्ज़ाम में भी ये काम आएगा। और उसके बाद 1961 में
गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो है बेलग्रेड में ये पहला सम्मेलन हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ, जहाँ पे 25 देश शामिल थे। और अभी वर्तमान समय में कितने देश शामिल हैं? 120। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब सिर्फ 25 देश शामिल थे, लेकिन बढ़ते 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 अब 120 देश शामिल हो गए हैं। यानी कि इसके अंदर देशों का शामिल होना अभी भी जारी है ना। क्यों देश इसके अंदर बढ़ क्यों रहे हैं, क्यों ये दिन प्रतिदिन सभी देशों को अपने साथ लेके जा रहा है, सभी गुटनिरपेक्ष नीति क्यों अपना रही है, इसके पीछे से कुछ प्रासंगिकता है। अब ये इसकी क्वालिटी है, यही है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहली खासियत ये है कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वो परस्पर सहयोग पर बल देता है। परस्पर सहयोग का मतलब क्या हुआ? परस्पर सहयोग का मतलब है कि जितने भी देश इसके अंदर शामिल है वो सभी आपस में सहयोग करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट रखेंगे, तभी तो देश का विकास हो पाएगा ना। अगर किसी एक देश पर कोई दूसरे देश आक्रमण करने की सोच रहा है तो बाकी सभी देश अपने उस मित्र देश की सुरक्षा करेंगे। पहला पॉइंट में आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना। सेकंड पॉइंट, शीत युद्ध के तनाव में इसने बहुत ही ज़्यादा कमी दिखाई थी। यानी कि जब गुटनिरपेक्ष आया तो शीत युद्ध का जो तनाव था ना वो कम हुआ था। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट लिखना है कि विश्व शांति का प्रयास करता है। गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसने हमेशा से विश्व शांति के प्रयास पर जोर दिया है। साथ ही साथ तीसरा विकल्प देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने इसने जो है खड़ा किया। पहले नंबर पे कौन था? अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन था? यूएसएसआर, है ना। तो इन अगर कोई देश कोई भी देश है, एग्जाम्पल के लिए भारत था, भारत नहीं चाहता था कि वो या तो अमेरिका के साथ रहे या ऐसे यूएसएसआर के साथ रहे, क्योंकि भारत को उसी समय नई नई आज़ादी मिली थी और वो चाहता था कि मैं अपने देश को पूरी तरीके से अच्छे से विकास पर लेकर के जाऊं। ठीक है, तो विकास पर लेकर के जाएगा तो एक देश के साथ संबंध रखे, जरूरी तो नहीं कि वही देश उसको आगे बढ़ाए। तो वो चाहता था कि दोनों देशों के साथ उसका संबंध रहे ताकि वो समय समय पर दोनों देशों से मदद ले सके। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि दोनों ही देश आपस की गुटमेरी में रहते थे, आपस लड़ते रहते थे। तो इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष जो है सहारा लिया। तो क्या था उसके लिए? वो एक तीसरा विकल्प था। उसके अलावा गुटनिरपेक्ष में जो है निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर हथियारों की होड़ को कम किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा लिख सकते हो कि गुटनिरपेक्ष के जो जितने भी देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक व्यवस्था की मांग करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अल्प विकसित देशों को भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप 6 के 6 पॉइंट्स इसकी प्रासंगिकता में लिख सकते हो। क्वेश्चन यहाँ से आता ज़रूर है। उसके बाद देखिए आप कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का सार क्या कह रहा है। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को किस तरीके से अपनाया? तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने अपनाया, क्योंकि भारत उस टाइम पर नव स्वतंत्र देश था, नया नया आज़ाद ही हुआ था, पंख उसके निकले ही थे। तो उस टाइम पे वो चाहता था कि वो शांति सुरक्षा भी कायम रखे, तो इस वजह से उसने गुटनिरपेक्ष को अपनाया। दूसरा, अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि गुटनिरपेक्ष के अंदर सभी अल्प विकसित देश थे, तो अधिकारों को बढ़ावा देना है। तीसरा, प्रतिद्वंदिता से अलग, वो नहीं चाहता था कि या तो वो अमेरिका के साथ रहे या फिर वो यूएसएसआर के साथ रहे। वो नहीं चाहता था कि दोनों के बीच में जो कंपटीशन है उनके बीच में वो फंसे, तो इसीलिए उसने अपने आप को अलग किया, यानी कि प्रतिद्वंदिता से अलग किया। चौथा पॉइंट लिख सकते हो, समानता पर आधारित जो भी रंगभेद का वहाँ पर विरोध चल रहा था उसका इसने समर्थन दिया। किसके सहारे दिया? गुटनिरपेक्ष के सहारे। पांचवा पॉइंट लिख सकते हो, निशस्त्रीकरण पर, साथ ही जो नवीन आर्थिक व्यवस्था की मांग है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नव स्वतंत्र देशों को व्यापार करने का मौका मिले। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण और आर्थिक व्यवस्था की मांग इसने रखी। छठा पॉइंट लिख सकते हो कि विवाद और संघर्षों से शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए जो है यहाँ पर भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। सातवां पॉइंट आप लिखोगे कि जो अफ्रीका था और जो एशिया के देश थे, अफ्रीका और एशिया के देशों की स्वतंत्रता का इसने समर्थन किया। एशिया में तो भारत खुद भी आता है और अफ्रीका वगैरह में जो इस तरफ की
ईरान वगैरह जो है, इन सभी देशों को स्वतंत्र करने के लिए भारत ने समर्थन दिया कि ईरान वगैरह देश को भी स्वतंत्र होना चाहिए। ईरान अफ्रीका में, एशिया, खुद भारत एशिया के अंदर आता है, तो उसने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया इन महाद्वीपों से, क्योंकि उसकी जो है व्यापार वगैरह चलता था, इसीलिए। 8वां लिख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था यानी कि यूएसए कह रही हूँ मैं, यूएनओ जो है आपका, यूनाइटेड यूनियन नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो व्यवस्था है उसके अंदर जो लक्ष्य निर्धारित है उसको वो पूर्ण कर सके, इसलिए भी भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। उसके बाद एक अंतिम टॉपिक बचता है कि नई विश्व व्यवस्था में गुटनिरपेक्ष की क्या जो है रोल है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो बनी थी उसमें इसने बहुत ही ज़्यादा गहरी छवि छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि इसने परस्पर सहयोग पर बल दिया, ठीक है, निशस्त्रीकरण पर जोर दिया, पूरे विश्व के सामने तीसरा विकल्प उपलब्ध करवाया। तो इन सभी के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर एक अपनी गहरी छाप छोड़ गया। तो ये आप लिख दोगे। दूसरा लिख सकते हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर भी इसकी नज़र रही थी। राजनीतिक मुद्दों पर क्या क्या चल रहा है, एक देश के अंदर व्यवस्था कैसी चल रही है, ये सब चीज़ उसके अंदर देखी जा रही थी। भारत की भूमिका बहुत ही ज़्यादा प्रमुख तौर पर दिखाई दी थी, क्योंकि भारत ही तो था सबसे पहले इसके अंदर शामिल होने वाला, इसके अंदर ये शामिल हुआ। बहुपक्षीय मंचों की सक्रियता देखिए, बहुपक्ष मतलब कई सारे देशों की इसके अंदर एक्टिविटी देखी गई है, कई सारे देश इसके अंदर शामिल रहे हैं। तो ये सभी कारण आप यहाँ पर लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे ही टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आपने अच्छे से समझा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, कितने कितने देश इसके अंदर शामिल थे, भारत में इसके अंदर कैसे कैसे नीति अपनाई, क्यों अपनाई, किन किन नीतियों पर इसने अमल किया, साथ ही कब इसका सम्मेलन हुआ था, पहला कब हुआ था, 1961 में हुआ था, ठीक है। 25 देश तब शामिल थे और अभी कितने हैं, 120। तो ये आप आराम से यहाँ पर से सभी पॉइंट्स लिख सकते हो। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अगर कोई डाउट हो आपको तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बेशक आप वहाँ से हम पूछ भी सकते हो। इसके रिटन फॉर्म में जो नोट्स हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। और अब आपको सिर्फ इतना करना है कि अब आपको जाकर के चैप्टर नंबर 3 की वीडियो देखनी है, ठीक है, वो भी आप देख लेना, वो भी हमारी वीडियोज़ आ जाएगी। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और बाकी किसी अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।